हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। मैं कौशिक आनंद आज एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लेके आया हूं और अभी मैं आपके स्क्रीन पे कुछ एक्टिविटीज दिखाऊंगा। आपके स्क्रीन पे वो दिखेगा और आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं उन एक्टिविटीज को। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि एक कार आती है उधर से और उस कार के सारे कल पुर्जे जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। आप देखिए ये कार के कल पुर्जे जो हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं और इसमें आपको एक एक चीज बारीकी से नजर आ रही है कि कार जो हमारा है वो उसके अंदर जितने भी तरह के चीजें लगी हुई हैं, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। चाहे वो स्टीयरिंग का हो, चाहे वो वायरिंग हो। अभी जैसे हम लोगों ने इस वाले में देखा है फिगर में कि यहां पे देखिए ये चक्का है, ये किस तरह से रोटेट कर रहा है। स्क्रीन पे आपको वो दिखने को मिल रहा है। ये फ्रेम है, ये आपका किस तरह से यहां पे असेंबलिंग किया हुआ है, ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने इस सब्जेक्ट का प्रेडिक्शन कर लिया होगा और यदि आप इसका नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ये कौन सा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपको ये पढ़ना है डिजिटल कंटेंट में, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस के साथ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 5th से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ना है, डिप्लोमा के छात्रों को पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल जैसा हम लोग समझते हैं, हम लोग अपने आसपास की जिंदगी में देखते हैं, आसपास की चीजों में हम लोग देखते हैं, जितने भी बाइक्स हैं, जितने भी ट्रक्स हैं, जितने भी कार्स हैं, वो सारी जो हमारे आसपास सड़कों पे बेतहाशा दौड़ती नजर आती हैं, आखिर उनमें ट्रांसमिशन, उनमें कंट्रोल, उनमें स्टीयरिंग, उनमें पावर ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। और इन सभी चीजों को समझ कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर ही समझ सकता है। तो उसको बनाने में आखिर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको बनाने में आखिर क्या क्या चीजें लगाई जाती हैं और उनको किस अंदाज से लगाया जाता है उस कार के अंदर, उस बाइक के अंदर, उस ट्रक के अंदर, इन्हीं चीजों को हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एक ऑटोमोबाइल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे और उनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को जितना अच्छे से समझ सकें, उतना आप क्या कर सकेंगे कि कहीं भी आपको वैसा कोई परेशानी दिखेगा, परेशानी नजर आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ वो परेशानी क्यों हो रही है। जैसे कहीं आप गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में ही किसी भी तरह की समस्या हो गई, तो लोग क्या करते हैं, अगल बगल से मैकेनिक को ढूंढने लगते हैं, जबकि वो खुद से ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप वहां प्रेजेंट हैं, आपके साथ अगर ऐसा चीज हो रहा है, तो आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऑटोमोबाइल जो इंजीनियरिंग है, इसमें हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे और छोटी से छोटी चीजों को हम लोग कवर करेंगे अपने डिजिटल कंटेंट्स के साथ। ठीक है,
तो आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस डिस्कशन का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसमें जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है उसको कुछ यूनिट्स में बांटा गया है। टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं। पांचों यूनिट्स में अलग अलग सेक्टर्स को समझाया गया है। सेक्टर्स का मतलब हो गया कि ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा, स्टीयरिंग आ जाएगा, आपका ब्रेक्स आ जाएंगे, जो आप ड्राइवर सीट पे बैठ करके चीजों को कंट्रोल करते हैं। छोटे छोटे स्विचेस लगे रहते हैं, छोटा सा एक व्हील रहता है जिसको घुमाने पे गाड़ी इधर से उधर हो जाती है, हल्का सा एक्सेलरेटर दबाने पे गाड़ी का स्पीड बहुत अधिक हो जाती है। सो आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठे रहते हैं तो आपके पास कितने सारे कंट्रोल के सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो उन्हीं सब चीजों को हम लोग इस सब्जेक्ट में समझने वाले हैं। फिर इसको बांटा गया है ट्रांसमिशन में, फिर इसको बांटा गया है हमारे व्हीकल चेसिस के लेआउट में। ठीक है, कि लेआउट कैसा बनेगा, हमारा कार जो डिजाइन होगा उसका डिजाइनिंग किस तरह का होगा, है ना, कहां कहां कौन कौन सी चीजें लगाई जाएंगी ताकि कम से कम जगह पे हम लोग अधिक से अधिक चीजों को उसमें लगा सकें, है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को इस सब्जेक्ट में समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 से। अभी हम लोग देखते हैं कि यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यूनिट 1 जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हुआ, ऑटोमोबाइल का मतलब हुआ स्वचालित। जैसे ऑटो का मतलब क्या हुआ, खुद से, है ना, खुद से ही वो चलना शुरू कर रहा है। तो स्वचालित जो भी चीजें होंगी उनको हम लोग ऑटोमोबाइल में लाएंगे। मोबाइल का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना, और ऑटो का मतलब क्या हुआ, खुद से। तो कौन सा ऐसा मशीन है जो कि एक जगह से दूसरे जगह खुद से ट्रांसफर हो जाता है, खुद से चला जाता है, ट्रांसफर नहीं कहेंगे, खुद से वो यहां से वहां चला जाता है, तो वो एक ऑटोमोबाइल कहलाता है। ठीक है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ऑटोमोबाइल का इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको हम लोग यूनिट 1 में कवर करते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं उसको हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं। देखिए, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि एक कार है, वो किस तरह से तैयार हो रहा है, छोटी से छोटी चीजों के जुड़ने से। आप देखिए, ऊपर से एक फ्रेम लग गया, इधर से एक फ्रेम लग गया, अभी ऊपर से एक फ्रेम आया, आपको दिखा, ये फ्रेम ऊपर उठ गया तो आपको अंदर का दिख रहा है, ये कार के दरवाजे का फ्रेम हो गया। ठीक है, वहां पे चीजें कैसे कैसे जुड़ रही हैं। तो इसमें हम लोग क्या है, कार के फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, कार का जो लेआउट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल का जो लेआउट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है कार के। जैसा कि इंजन का पैकेज है, इंजन पैकेज में क्या होता है, इंजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें लगी होंगी वो आपके इंजन पैकेज में आ जाएंगी, साथ ही साथ इंजन भी आपका वहां पे लगा हुआ होगा। ठीक है, फिर क्रैश मैनेजमेंट सिस्टम है। क्रैश मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आगे कुछ प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है कि सपोज कीजिए कभी आपकी वैसी दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में कार जो है वो उस दुर्घटना में आपको कैसे बचाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्रैश मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। कुछ इंटर कूलर्स लगे होते हैं, कुछ इंजन कूलर्स लगे होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग जब सब्जेक्ट में आएंगे तो इन सब चीजों का हम लोग जिक्र करेंगे बहुत अच्छे से। अब ड्राइवर कहां बैठेगा, तो ड्राइवर यहां बैठेगा। फिर आपके पैसेंजर्स, अब पैसेंजर्स हम लोग किनको बोल रहे हैं, ड्राइवर को छोड़ के उस ऑटोमोबाइल के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठते हैं उनको हम लोग पैसेंजर्स बोलते हैं। ठीक है, सो ड्राइवर जो है एक जगह पे बैठेगा और वो कंट्रोल करेगा उस व्हीकल को, है ना, मतलब उसी के पास सारा पावर रहेगा कि इंजन जो है कितने स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ाएगी, इंजन जो है कितने स्पीड से गाड़ी को कम करेगी, ब्रेक कब लगाना है, पावर विंडो कैसे खोलना है। आजकल तो हर एक गेट्स पे आपके पावर विंडोज का ऑप्शन रहता है, एक स्विच लगी होती है और वहां पे आप सिर्फ स्विच को नीचे और ऊपर करके शीशों को खोल सकते हैं और शीशों को बंद कर सकते हैं।
तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ड्राइवर बैठ के अंदर से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। पैसेंजर सिर्फ वहां पे बैठ के ट्रैवल जो हो रहा है उसका आनंद लेते हैं, जो वो यात्रा कर रहे हैं उसका आनंद लेते हैं। बाकी जो ड्राइवर रहता है उसके पास सारा कंट्रोल सिस्टम रहता है, उसे समझने की आवश्यकता रहती है कि हमें गाड़ी को किस तरह से चलाना है। ठीक है, तो हम लोग अब फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल का मतलब क्या हुआ, जो ऑटोमोबाइल है, जो ऑटोमोबाइल है वो अकेला कार से हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर सिर्फ कार नहीं आएगा, ऑटोमोबाइल के अंदर सिर्फ बसें नहीं आएंगी, ऑटोमोबाइल के अंदर सिर्फ बाइक्स नहीं आएंगी, ये सारी चीजें जो हैं ऑटोमोबाइल के अंदर आएंगी। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि कितने तरह का ऑटोमोबाइल होता है हमारे पूरे जो हमारे पूरा जो सराउंडिंग है, जो पूरा इन्वायरमेंट है, वहां पे कितने तरह का ऑटोमोबाइल हमारे पास है। ठीक है, अगला जो है टर्म हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे व्हीकल लेआउट एंड टाइप्स। तो व्हीकल लेआउट एंड टाइप्स अभी हमने यहां पे दिखाया कि संरचना कैसे की जा रही है। जो व्हीकल है, जो कार है, व्हीकल हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कार है, जो बस है, जो आपका बाइक है या फिर कोई भी अन्य वाहन, उसको हम लोग व्हीकल के श्रेणी में ला रहे हैं। ठीक है, सो व्हीकल जो है उसका डिजाइनिंग किस तरह से होगा, उसका लेआउट कैसे तैयार होगा, वो हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, अगला हम लोगों को पढ़ना है बॉडी कंस्ट्रक्शन टाइप्स एंड नोमेनक्लेचर। यानी कि जो बॉडी होगा, जो उस कार की बॉडी होगी, जैसे हमारी कैसे बॉडी है, बॉडी मतलब हमारा शरीर है, वो क्या काम करता है, बाहरी चीजों से हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को बचाता है। ठीक है, हमारे अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अगर इंजीनियरिंग या टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा आ जाए तो हमारा जो बॉडी है वो भी एक मशीन है, ये भी एक काम कर रहा है। बहुत सारे फंक्शन है, हाथ का अलग से फंक्शन है, चेहरे का अलग फंक्शन है, आईज का अलग फंक्शन है, हर चीज का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, हर एक चीज का अलग अलग काम है। फंक्शन का मतलब क्या हुआ, काम करना। तो ये जो मशीन है ये भी आपकी रन कर रही है। तो इसको बचाने के लिए जो बाहर से जो भी चीजें इसके ऊपर में अटैक करेंगी या इसके ऊपर में आएंगी, इससे ये आपके अंदर के ऑर्गन्स को बचाता है बॉडी। तो उसी तरह कार की भी जो बॉडी होती है वो बाहरी प्रभावों से अंदर बैठे व्यक्तियों को दूर रखती है। ठीक है, जैसे बाहर का मौसम है, मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को गर्मी ना लगे, इसको बचाने का काम कौन करता है, बॉडी करता है। अब आजकल क्या हो गया है, एसी लगाई जा रही है गाड़ियों में, तो एसी के वजह से क्या हो रहा है कि अंदर आपको गर्मी लगेगी ही नहीं, अंदर आप पूरी तरह से ठंड का एहसास कर सकते हैं उतने गर्मी में भी, और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों को जो है इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपके पास वो पूरे कंफर्ट को प्रदान कर सके। तो बॉडी की भी डिजाइनिंग वैसे ही होती है। उसमें क्या आ जाएगा आपका, टाइप्स, कितने तरह का टाइप्स हो जाता है, और उनका नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि उन बॉडी पार्ट्स का नाम क्या है। जैसे बॉडी पार्ट्स बनाने में आपका फ्रेम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, सेफ्टी क्लच, सेफ्टी पिन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो है नोमेनक्लेचर में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एरोडायनेमिक बॉडी शेप। अब ये क्या है, मतलब एरोडायनेमिक बॉडी शेप की बात हम लोग क्यों करते हैं। एरोडायनेमिक का मतलब हो गया कि एयर के हिसाब से आप जब बॉडी को डिजाइन करते हैं, तो एयर से आखिर इतना घबराना क्यों भाई, एयर से आखिर इतना डर क्यों है आपको, है ना। कार तो चलेगी तो एयर से क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होगी कि एयर जो होता है, जो हवा है, उससे किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एयर का स्ट्राइक जो होता है वो काफी जोर से होता है जब गाड़ियों की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो गाड़ी क्या करती है, वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हवा का कोई गुबार है और उसको बीच से काटते हुए गाड़ी का मोशन जो है आगे की ओर जा रहा है। तो जो एयर उसके ऊपर में आ रहा है, एयर जो गाड़ियों के कार के ऊपर में लग रहा है, वो एयर को चुपचाप पास हो जाना है।
ऐसा नहीं है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इसका बिल्कुल फ्लैट बना देंगे तो क्या होगा, एयर सीधे आके इस पे स्ट्राइक करेगा और जो मोशन जिस फोर्स से आप आगे जा रहे हैं वो इस फोर्स से बढ़ने से रोकेगा। तो जो फोर्स आपको मिलना चाहिए था एयर की मदद से वो फोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर के हिसाब से उस कार बॉडी का डिजाइनिंग करते हैं, ताकि अगर यहां पे जैसे हमने यहां फ्लैट रखा, अब हम इसको यहां थोड़ा सा एंगल से टिल्ट कर देंगे तो जो एयर को इसमें टकराना है वो इसमें टकरा के इधर से पास हो जाएगी, ये इसको पूरी तरह से नहीं रोकेगी। ठीक है। सो हवा के प्रभाव से आपके गाड़ी को कोई नुकसान ना हो या अंदर बैठे पैसेंजर्स को नुकसान ना हो, इसीलिए गाड़ियों की डिजाइनिंग जो है एरोडायनामिक शेप की जाती है। ठीक है। तो हम लोगों को ये आपके फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा ऑटोमोबाइल मार्केट इन इंडिया। ऑटोमोबाइल मार्केट इन इंडिया ऑफ ऑन रोड व्हीकल्स। अब हम लोग ऑन रोड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो रोड पे, हमारे इंडिया में जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं उनमें कौन कौन से कंपनी की गाड़ियां आप लोग देखते हैं? मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में वो चीजें आ गई होंगी, जैसे कि बजाज, जैसे कि टाटा, जैसे कि यमाहा। ये सब कंपनी जो हैं आपके पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को कवर की हुई हैं, अपने अंदर में रखी हुई हैं। ठीक है। सो ये सारी कंपनीज आपके मार्केट का कितना प्रतिशत जो है वो कवर कर रही है, और उस कवर करने के बाद जैसे जो चीजें वो मतलब बना रहे हैं और चीजों को जो बेच रहे हैं, जैसे जो ऑटोमोबाइल को वो बेच रहे हैं उसमें उनको कितना मुनाफा हो रहा है और उस मुनाफे का वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को कवर कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, जैसे मैंने टाटा का नाम लिया तो टाटा की बहुत सारी गाड़ियां हैं। एक अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड की ट्रक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा चलती हैं, आप देखेंगे कहीं भी अशोक लेलैंड का ट्रक है। ऐसे जनरली तो टाटा का ट्रक्स ही लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर मार्केट में अभी आपको टाटा के ट्रक्स दिखेंगे, अशोक लेलैंड का भी ट्रक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी कंपनीज जो हैं अलग अलग अपना एक वर्चस्व रखती हैं, अपना एक मार्केट में अपना कैपेसिटी रखती हैं, अपना पावर रखती हैं। तो किस कंपनी का कितना पावर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उन सब चीज़ों को आज हम लोग अपने यूनिट 1 में कवर करेंगे। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है मेजर मैन्युफैक्चरर्स, देयर प्रोडक्ट्स एंड कोलैबोरेशन। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो खुद प्रोडक्ट का निर्माण करती है, जैसे कार में जितनी भी चीजें लगी होंगी उनका निर्माण वो खुद से कर रही हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंपनी है? तो उन कंपनीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और उन कंपनीज को हम लोग मेजर मैन्युफैक्चरर्स भी बोल सकते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं कि वो निर्माण करने वाला है। जैसे ब्रह्मा जी ने इस सारे विश्व का निर्माण किया तो उनको मैन्युफैक्चरर बोला जा सकता है कि ब्रह्मा जी जो है मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। जो भी ऊपर वाला है जिसने इस सारी सृष्टि का निर्माण किया उसको मैन्युफैक्चरर बोला जाएगा। ठीक वैसे ही जो कंपनियां ऑटोमोबाइल खुद से बना रही हैं, उनके पार्ट्स को खुद से डिजाइन करके उसमें इंस्टॉल कर रही हैं, उनको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनका निर्माण हमारे भारत में ही कर रही हैं, या फिर कुछ कंपनियां जो हैं वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। यहां पे मैंने एक चीज लिखा है, देयर प्रोडक्ट्स एंड देयर कोलैबोरेशन, मतलब उन प्रोडक्ट्स के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, दूसरे कंपनियों के साथ भी अपना टाई अप कर ले रहे हैं, अपना मैच कर ले रहे हैं, और उन कंपनीज के साथ मिल करके वो आयात और निर्यात करके चीजों को बाहर से लाके अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर चीजों को ला करके ऑटोमोबाइल बना के हम लोगों को दे रहे हैं। ठीक है। वैसी कंपनीज के बारे में भी हम लोगों को अपने फर्स्ट यूनिट में कवर करना है। ठीक है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे यूनिट में। तो दूसरे यूनिट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? दूसरे यूनिट में पढ़ना है हम लोगों को ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन। पर इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, तो आप इन चीजों को देखिए।
तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसा कि आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं वो थोड़ा सा तो इनमें कुछ मैकेनिज्म है। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो चीजें इस पिक्चर से बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपने गियर बॉक्स का नाम सुना है, ठीक है। गियर बॉक्स का काम क्या होता है कि जो पावर इंजन डेवलप कर रहा है, मतलब इंजन में जो पावर आ रहा है, इंजन में पावर कैसे आएगा, तो जब तेल डालेंगे तेल इंजन में जाएगा, फिर 4 स्ट्रोक हो 2 स्ट्रोक हो। आजकल 4 स्ट्रोक गाड़ियां हैं तो 4 स्ट्रोक की वजह से वो छोटा सा एक फ्यूल ड्रॉपलेट जो है सिलेंडर के अंदर आता है और सिलेंडर में एक हल्के से ब्लास्ट की वजह से पिस्टन मूव करता है अप एंड डाउन। अब पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है तो उसके वजह से जो है आपका फ्लाई व्हील मूव किया एंड रोटेट किया एंड देन उसके वजह से जो शाफ्ट कनेक्टेड है वो रोटेट करता है। तो अब बात आती है कि सिर्फ शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, तो क्या उस शाफ्ट का मैक्सिमम पावर हम चक्कों के पास ट्रांसफर कर पा रहे हैं? क्या इंजन का पूरा जितना भी कैपेसिटी है, जितना भी स्पीड है, क्या पूरा स्पीड चक्कों के पास जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इंजन तो आपकी कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है, ठीक है। मतलब अगर 2000 आरपीएम पे उसको घूमना है तो इंजन 2000 आरपीएम पे घूम रही है। आरपीएम का मतलब क्या हुआ? रिवॉल्यूशन, रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। चूंकि रोटेशन हो रहा है अपने एक्सिस पे, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो यहां पे रोटेशन पर मिनट की बात होगी, ठीक है। सो इंजन जो है अपने एक्सिस पे 2000 आरपीएम से घूम रहा है। अब 2000 आरपीएम से जब घूम रहा है तो क्या 2000 का 2000 आरपीएम यदि हम चक्कों के पास ट्रांसफर कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट में यदि 2000 बार चक्का घूमेगा तो कितना स्पीड होगा आपके पास? अधिक से मतलब बहुत ही मतलब अधिक स्पीड हो जाएगा। हो सकता है 100 के आसपास स्पीड हो जाए, 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास का स्पीड हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंजन के स्पीड को कम करते हैं। और इंजन के स्पीड को कम करने का काम कौन करता है? तो गियर करता है। आपने देखा होगा जब भी गाड़ियां जो है रेस्ट में खड़ी हैं और हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गियर लगाने का मतलब क्या होता है कि हमको इंजन का पूरा पावर चाहिए। इसीलिए पूरा पावर चाहिए क्योंकि वो गाड़ी जो है बहुत ही भारी है, बहुत वजनी गाड़ी है और उसके अंदर पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं। तो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और वजनी गाड़ी है तो उसको आगे भी बढ़ाना है, एक्सेलरेट करना है। तो उसके लिए हमको इंजन का मैक्सिमम पावर तो चाहिए। इंजन का जो पावर हो रहा है वो पूरा पावर हमको चाहिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग फर्स्ट गियर लगाते हैं। फर्स्ट गियर में हम लोग मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर करते हैं। स्पीड का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पावर का ट्रांसफर होता है। पावर अलग हो गया, स्पीड अलग हो गया, दोनों चीजें अलग हो गई। पावर का मतलब क्या हो गया? शक्ति। अगर आप शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको भरपूर मात्रा में सिर्फ और सिर्फ शक्ति का ही ट्रांसफर मिलेगा। अगर आप स्पीड का प्रयोग करना चाहते हैं तो जब आपके पास एक बार एक्सेलरेशन हो जाएगी तो आप स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चीजें यहां पे धीरे धीरे आगे बेहतर होती जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं हमारा गियर, ये जो है गियर बॉक्स का अरेंजमेंट है। अब उसमें जो है बहुत तरह के गियर्स होते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर। उन्हीं गियर्स के बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो चीजें रोटेट कर रही हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लच। क्लच का काम क्या होता है कि क्लच जो है इंजन को और गियर को दोनों को इंगेज और डिसंगेज करता है। इंगेज का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। डिसंगेज का मतलब क्या हो गया? तोड़ना। मैं सीधा भाषा में बात करूंगा, इंगेज का मतलब हो गया जोड़ना, डिसंगेज का मतलब हो गया तोड़ना। यानी इंजन को क्या करेगा? वो गियर बॉक्स से जोड़ेगा तो वो इंगेज कर दिया, यानी इंजन का जो स्पीड है अब गियर बॉक्स में ट्रांसफर हो रहा है। और जब गियर बॉक्स हटाना है तो हम लोग डिसंगेज करते हैं। तो वो काम कौन करता है? क्लच। अब देखिए आप यहां से जो है मोशन ट्रांसफर हो रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो हम गियर को जैसे जैसे शिफ्ट कर रहे हैं उस हिसाब से गियर जो है इस वाले हरे और इस वाले लाल, इस वाले ब्लू और इस वाले आइडलर गियर, इसको आइडलर गियर बोलते हैं, ये क्या करता है? रिवर्स गियर का काम करता है, ठीक है। सो इनके साथ वो किस तरह से मैच कर रहा है, यहां पे उन चीजों को हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो
फोर व्हीलर के अंदर बैठा हुआ आदमी है वो किस तरह से गियर्स को अरेंज कर रहा है। जैसे आप देखिए पहला गियर लगा तो कौन कौन से गियर जुड़ गए, अब दूसरा गियर लगा तो कौन कौन से गियर जुड़ गए, तीसरा गियर लगने पे कौन कौन से गियर जुड़ गए, और चौथा गियर लगने पे कौन कौन से गियर जुड़ गए। ठीक है, तो अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म होता है। बाहर बैठा हुआ आदमी सिर्फ और सिर्फ गियर को लगाता है, पर चीजें क्या है इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने ऑटोमोबाइल की पढ़ाई की है। ठीक है, उसको अंदर बैठा हुआ ड्राइवर शायद ना समझ पाए, पर जो ऑटोमोबाइल की पढ़ाई करेगा वो निश्चित रूप से इन चीजों को समझ पाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को सबसे पहला चीज पढ़ना है। अब यहां से इस यूनिट की परिभाषा थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसमिशन का काम करना है। ट्रांसमिशन मतलब क्या, या तो पावर ट्रांसमिट हो, या तो आपका कंट्रोल ट्रांसमिट हो, या तो आपकी एक्शंस को ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, या तो स्पीड को ट्रांसमिट करें। तो जो भी चीजें जो ट्रांसमिट होंगी एक जगह से दूसरे जगह वो सारी ट्रांसमिशन सिस्टम में आएंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो ट्रांसमिशन सिस्टम का है वो पार्ट है क्लच का। तो क्लच जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम का, जो कि इंगेज और डिसंगेज करता है। इसके बारे में हम लोग अभी जिक्र कर चुके हैं। अब क्लच के क्या क्या जरूरतें हैं, नेसेसिटी, कंस्ट्रक्शन कैसे बनावट है, उसकी काम करने का तरीका क्या है, वर्किंग में आ जाएगा। जिसके क्वाइल स्प्रिंग, डायफ्रैगम और स्प्रिंग टाइप क्लच, ये अलग अलग प्रकार के क्लच हैं जो आपके पास मार्केट्स में अवेलेबल है, या फिर आज के ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इन्हीं सब क्लचों का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स के बारे में हम लोग अभी देख चुके हैं कि उसके अंदर काम कैसे होता है। ठीक है, गियर बॉक्स के भी बहुत सारे प्रकार हैं। एक ट्रैक्टिव एफर्ट होता है। ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है वो चक्कों पे लगने वाला एफर्ट होता है, या चक्के जो रेसिस्ट करते हैं चलने के दौरान, जो लोड उनके ऊपर रहता है और ब्रेक मारने के बाद जो उनके ऊपर एक एफर्ट आता है, मतलब एकाएक रुकता है तो चक्कों के ऊपर जोर आता है, उसको हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट बोलते हैं। तो उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, कितने प्रकार के गियर बॉक्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स एक प्रकार का होता है जिसमें मेसिंग जो होती है, मेसिंग का मतलब हो गया गियर्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसिंग ऑफ गियर्स। तो वो जब जुड़ेंगे तो उन जुड़ने वाले जगहों पे कांस्टेंटली मोशन होगा, उसको कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स बोलते हैं। उन सबको हम लोग देखेंगे। फिर सिंक्रोमेश है। सिंक्रोमेश में सिंक्रोनाइज हो जाएगा, 2-3 गियर एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर एपीसाइक्लिक है, टॉर्क कन्वर्टर, ओवरराइड, ट्रांसफर केस, ये सारे जो हैं आपके गियर बॉक्स में आएंगे। ठीक है, अगला जो कंपोनेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट में, फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव जो है ये फाइनली जो हम लोगों के पास ड्राइव मैकेनिज्म होता है, ड्राइव मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, जो चक्कों के पास ट्रांसफर होगा वो फाइनल ड्राइव कहलाएगा। तो उस जगह पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, उनकी जरूरत क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है, उसकी बनावट क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट का क्या काम है, और डिफरेंशियल का काम क्या है। डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। प्रोपेलर शाफ्ट जो आप लोग देखते होंगे कभी कभी ट्रक्स का क्लियरेंस थोड़ा ऊपर रहता है, तो जो गाड़ियों में नीचे बैठे रहते हैं उनको दिख जाता है ट्रक के नीचे की बनावट। सो आप कभी ट्रक को पीछे से देखिएगा, एक लंबा सा शाफ्ट आता है और एक बक्से में जो है वो अटैच हो जाता है, आपने देखा है। सो वो जो शाफ्ट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट। और वो जो एक बक्से में घुस गया उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, तो डिफरेंशियल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि डिफरेंशियल से हम लोग क्या करते हैं, सभी चक्कों में स्पीड को वैरी करवाते हैं। सभी चक्कों में स्पीड वैरी कब करेगा, जब भी आप टर्न लेंगे। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप टर्न लेते हैं तो जिस तरफ आप टर्न लेते हैं, मान लीजिए आपको लेफ्ट के तरफ टर्न जाना है, तो आपका जो लेफ्ट चक्का है, फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील, 2 व्हील्स होते हैं। फ्रंट में 2 व्हील हो गया, बैक में 2 व्हील्स हो गया। ठीक है, सो फ्रंट व्हील जो है उसको, लेफ्ट साइड का जो फ्रंट व्हील है उसको कम ट्रेवल करना पड़ता है राइट साइड के फ्रंट व्हील के मुकाबले। आपने इस बात पे कभी गौर किया है कि जब आप लेफ्ट घूमते हैं तो राइट साइड का व्हील जो होगा आगे वाला, उसको ज्यादा घूमना पड़ता है, किसके मुकाबले, तो लेफ्ट साइड वाले
इसके मुकाबले, लेफ्ट साइड वाला कम घूमता है। तो ऐसे में तो जब इंजन का ट्रांसमिशन हो रहा है इक्वली, गियर से भी इक्वली आ रहा है, तो हम यहाँ पे किस तरह से इन स्पीड्स को वैरी करवा सकते हैं। एक चक्के में कम स्पीड देना है, दूसरे चक्के में ज़्यादा स्पीड देना है, और पावर भी उतनी देनी है कि वो टर्न भी हो रहा है तो पावर भी उसको उतना मिल रहा है। तो ये सब काम हमारा डिफरेंशियल में होता है, ठीक है। शाफ्ट से पावर आता है और डिफरेंशियल गियर से हम लोग स्पीड को और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग को पढ़ना है हमारे सेकेंड यूनिट में। और जो लास्ट है वो है हमारा एक्सल। कितने तरह का एक्सल होता है, जिस एक्सल हम लोग उनको बोलते हैं जहां पे जिसपे आपका चक्कों का फ्रेम अटैच रहता है, उसको हम लोग एक्सल बोलते हैं। तो आगे भी फ्रंट एक्सल होता है, रियर एक्सल भी होता है। दोनों एक्सल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है और उनके एप्लीकेशंस, मतलब उनको कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन यूनिट 2 में हम लोगों को इन सब चीजों को पढ़ना है। आगे आ जाएगा हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में हमारा कंट्रोल सिस्टम है। अब कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे चीजें आपको दिख रही हैं, कुछ कुछ समझ में भी आ रहा होगा कि ये सर ने क्या दिखा दिया। आखिरकार मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये जो चक्के लगे हुए हैं आगे, इसमें स्टीयरिंग आपको दिख रहा है, ये चीजें तो जानी पहचानी है। पर इसके अंदर जो ये लीवर वगैरह क्या क्या इसमें आपने लगा दिया सर, सिलेंडर वगैरह लगा दिया, ये क्या है ना। तो यही तो असली मैकेनिज्म है, यही आपका असली मैकेनिज्म है। मतलब कि स्टीयरिंग जो आप घुमाते हैं तो कोई हवा में तो वो नहीं घूमता है, कोई जादू तो नहीं होता है जिसके वजह से चक्के जो हैं आपके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। तो इन्हीं कनेक्शंस के बारे में हम लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। मतलब कंट्रोल आप कहाँ करते हैं, अपने ड्राइविंग सीट पे बैठ के। तो कंट्रोल ड्राइविंग सीट पे बैठ के करते हैं और बहुत ही आसानी से आप स्टीयरिंग को घुमाते हैं गाना गाते हुए कि पुकारता चला हूं मैं गली 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 गली, और क्या क्या पता नहीं गाना बजता रहता है। आप गाना गाते हुए आराम से एक्सेलेरेटर पे हल्का पैर रख के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते चले जाते हैं, ठीक है। और अंदर का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियर समझ सकता है। तो वो गाना भी गाएगा और साथ ही साथ अंदर के मैकेनिज्म को भी समझेगा। सो इस मैकेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं और इसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे यूनिट 3 में। मतलब कंट्रोल जो आप कर रहे हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के, उस कंट्रोल के वजह से कैसे कैसे व्हीकल में कनेक्शन है, किस तरह से उस कंट्रोल के कारण स्टीयरिंग को घुमाने के वजह से व्हील जो है, चक्के जो हैं वो उस डायरेक्शन में घूम जाते हैं जिस डायरेक्शन में हमने स्टीयरिंग घुमाई है। कैसे हम लोग ब्रेक दबाने पे गाड़ी को रोक देते हैं, कैसे हम लोग एक्सेलरेटर दबाने पे गाड़ी के स्पीड को बढ़ा देते हैं, ये सारी चीजें कौन पढ़ेगा, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर पढ़ेगा। और मुझे विश्वास है और मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके सामने बहुत अच्छे तरह से पेश करूंगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सो कंट्रोल सिस्टम में एक तरफ जहां स्टीयरिंग को मैं दिखा रहा हूं, दूसरे तरफ मैं आपको ब्रेक्स के बारे में भी दिखा रहा हूं। ये हमारा एक ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ड्रम ब्रेक है। दो तरह का ब्रेक होता है, एक होता है ड्रम, दूसरा होता है डिस्क ब्रेक। तो ये हमारा ड्रम ब्रेक है। ड्रम ब्रेक से हम लोग क्या करते हैं, अंदर में ही एक स्प्रिंग ऑपरेटेड ड्रम्स लगे हुए रहते हैं, उसको अप्लाई करके हम लोग जो चक्के हैं उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। डिस्क ब्रेक में क्या होता है, एक बाहर से डिस्क दिया हुआ रहता है, उस पर एक छोटा सा ब्रेक शू और या ब्रेक पैड्स की मदद से हम लोग उस डिस्क को कंट्रोल करते हैं और उस डिस्क के कंट्रोल की वजह से हमारे चक्के का कंट्रोल हो जाता है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या कंटेंट है। सबसे पहले स्टीयरिंग सिस्टम आ जाएगा। क्या जरूरत है स्टीयरिंग सिस्टम की, तो बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे।
अगला जो है कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसा होगा स्टीयरिंग लिंकेज का। लिंकेज यहाँ पे मतलब ये है कि जो ये चीजें कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम लोग लिंकेज बोलेंगे। स्टीयरिंग जो है वो चलता एक अकेले लिंक से नहीं है, बहुत सारे लिंक्स कनेक्टेड रहते हैं और उनके कनेक्शन के वजह से स्टीयरिंग हमारा ऑपरेट करता है। फिर अगला जो होगा वो आ जाएगा हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स, जिसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग होगी। और रैक एंड पिनियन जो होता है एक गियर का प्रकार है जो इस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में यूज करते हैं हम लोग। स्टीयरिंग में कौन सा गियर यूज करते हैं, तो रैक एंड पिनियन गियर का यूज हम लोग प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी आपके आ सकता है, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसकी बनावट होती है। ठीक है, फिर आपका रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप का गियर बॉक्स भी आता है जो आपके स्टीयरिंग मैकेनिज्म के लिए यूज हम लोग करते हैं। अगला जो पढ़ना है वो हम लोगों को पावर स्टीयरिंग के बारे में पढ़ना है। आप देख रहे होंगे चीजें जो है एक से एक के बाद एक खुलती जा रही हैं, परत पर परत खुलती जा रही हैं और आप हर एक चीज को समझ पाने के लिए काबिल बनेंगे। मेरी ये उम्मीद है, मैं आपसे बिल्कुल अपने तरफ से कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से अपनी तरफ से नॉलेज दूंगा कि आप हर चीज को समझ पाएंगे। और इस डिजिटल कंटेंट की मदद से, आकर्षक एकेडमी की मदद से हम लोग हर एक जितना भी ऑटोमोबाइल का पार्ट है, जितना भी ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, एक कार की जो बनावट है, कार को कैसे चलाते हैं, उन सभी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें पावर स्टीयरिंग के बारे में भी हम लोगों को देखना है। पावर स्टीयरिंग का काम क्या होता है कि आपके स्टीयरिंग घुमाने के एफिशिएंसी को या एफर्ट को वो कम करता है। आपका जो फोर्स लग रहा है, आपका जो पावर लग रहा है स्टीयरिंग घुमाने में, पहले के ज़माने में नहीं होता था। तो आपने देखा होगा जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होती है गाड़ियों में, उन गाड़ियों में स्टीयरिंग को घुमाना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, जब गाड़ी खड़ी रहेगी उस वक्त आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो बहुत मुश्किल से वो स्टीयरिंग घूमेगा। ठीक है, सो वहाँ पे पावर स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है। सो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्टीयरिंग ज्योमेट्री पढ़नी है, कैम्बर, कैस्टर, टो इन, टो आउट, किंग पिन इंक्लिनेशन एंड देयर इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये एंगल्स हैं, कैम्बर एंगल होता है, कैस्टर एंगल होता है, ये चक्कों का एंगल है। ठीक है, चक्के आपके जो पोजीशन रहते हैं उनमें भी एंगल्स होता है, वो किस तरह से कितने एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। तो कैम्बर एंगल होता है, कैस्टर एंगल होता है, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो है वो ब्रेक सिस्टम, ये भी कंट्रोल में आएगा आपका। ब्रेक लगाने पे किस तरह से गाड़ियां रुकती हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग होगा। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ब्रेक्स, दो तरह के ब्रेक्स हमारे यूज होंगे। एक हाइड्रोलिक जिसमें फ्लूइड के पावर का यूज हम लोग करेंगे, एक न्यूमेटिक जिसमें हम लोग एयर के पावर का यूज करेंगे। तो दोनों तरह के ब्रेक्स जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। कंपैरिजन करेंगे डिस्क एंड ड्रम ब्रेक्स का। हम लोग देख चुके हैं कि हमारा ड्रम ब्रेक कैसा होता है और डिस्क ब्रेक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, सो ये हमारा यूनिट थर्ड हो जाता है। आगे आ जाते हैं हम लोग यूनिट फोर्थ में। अब आ जाता है हमारा सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, उसके बाद भी है व्हील्स एंड टायर्स। तो सस्पेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग के ध्यान में क्या आ रहा है कि स्प्रिंग होगा, है ना, एक स्प्रिंग होगा, एक शॉक एब्जॉर्बर होगा और निश्चित रूप से जो है चक्के लगे होंगे एयर ट्यूब्स वाले। अब इनको हम लोग क्यों लगा रहे हैं भाई, तो क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, फिर चीजें जो है और भी क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, यहाँ पे चक्का जो है ये घूम रहा है कि सर्टेन स्पीड के साथ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि चारों चक्के लगे हुए हैं कार में और इन पे जो है हम एक नीचे से ग्राउंड से फोर्स दे रहे हैं। अब इस ग्राउंड से फोर्स देने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चूंकि एनिमेटेड हम लोगों ने बनाया है, इसको दिखाने की कोशिश की है कि आखिरकार सस्पेंशन सिस्टम में आखिर होगा तो होगा क्या। तो गाड़ियां जब चलती हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत वजन है, तो गाड़ियां जब चलेंगी तो उतने भारी वजन का यदि गाड़ी आपके रोड पे चल रहा है, सो रोड के शॉक को, रोड पे उबड़ खाबड़ जो है
उन चीजों को वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है, कैसे उस अपने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे झेलते हुए वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है, नीचे से भी आपको उबड़ खाबड़ चीजें मिलेंगी, ऊपर से भी काफी लोड है, तो उनको रेसिस्ट करते हुए गाड़ियां जो है धीरे धीरे आगे आपकी बढ़ती हैं। ठीक है, सो ये सारा आपका आ जाएगा सस्पेंशन सिस्टम में। उसके लिए बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, यहाँ पे वही टेस्टिंग की जा रही है। आप देखिए चक्कों को कांस्टेंट रखा गया और जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है उसको अप एंड डाउन हम लोग कर रहे हैं। उसके अप एंड डाउन मोशन की वजह से यहाँ स्प्रिंग्स लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये स्प्रिंग्स जो हैं आपके सस्पेंशन सिस्टम के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से डील करेंगे। साथ ही साथ जो टायर्स और ट्यूब्स हैं या फिर जो व्हील्स हैं, रिम्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम एंड नेसेसिटी, क्या जरूरत है और उसके क्या क्या प्रकार हैं, सस्पेंशन सिस्टम की क्या जरूरत है और क्या क्या प्रकार है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लीफ स्प्रिंग रिजिड एक्सल सस्पेंशन। ये लीफ स्प्रिंग जो होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा एक पट्टी वाली जो स्प्रिंग होती है वो इसके पास लगी होती है, एक बड़ा पट्टी रहेगा, उसके नीचे छोटा पट्टी, उसके नीचे छोटा पट्टी, मेटल का ही रहता है, तो उसको हम लोग लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग। आप लोग कभी देखे होंगे मैक्स पिकअप गाड़ियों में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो उसका वर्किंग क्या होगा, कैसे काम करेगा और कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिजिड एक्सल सस्पेंशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एयर सस्पेंशन। अब एयर सस्पेंशन में क्या होगा, एयर का प्रयोग हम लोग करेंगे सस्पेंशन के लिए। फिर आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैकफर्सन एंड विशबोन ट्रेलिंग लिंक सस्पेंशन। ठीक है, मैकफर्सन एंड विशबोन जो है ये एक प्रकार का एयर सस्पेंशन है, ट्रेलिंग लिंक भी जो है वो एक प्रकार का एयर सस्पेंशन है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज हम लोग करते हैं। टेलीस्कोप के आकार का रहता है और उसके अंदर स्प्रिंग रहेगा और वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, मतलब कभी शॉक हुआ उस तरह का तो वो उस शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। इसको हम लोग अपने इस यूनिट में कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो है आ जाएगा स्पोक्ड व्हील, डिस्क व्हील एंड लाइट एलॉय कास्ट व्हील। ये तीन प्रकार के चक्के होते हैं। ठीक है, या चक्कों का जो रिम आप देख रहे हैं ये बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिम्स बोलते हैं और व्हील भी हम लोग इस पे बोलते हैं। इसी के ऊपर आपका टायर जो होता है वो माउंट होता है। ठीक है, तो वो स्पोक लगा हुआ है तो उसको स्पोक्ड व्हील बोलेंगे, उसमें अगर डिस्क लगा हुआ है तो उसको डिस्क व्हील बोलेंगे, उसमें अगर लाइट एलॉय लगा हुआ है तो उसको लाइट एलॉय कास्ट व्हील बोलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के आपके व्हील्स हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ रिम्स, देयर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कितने प्रकार के रिम हैं और उनकी बनावट क्या है और उनका कार्य करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। फिर आ जाएगा अंतिम में कंस्ट्रक्शन वर्किंग इन कंपैरिजन ऑफ रेडियल क्रॉस प्लाई। ठीक है, ट्यूब्ड, ट्यूबलेस टायर एंड टायर स्पेसिफिकेशन। टायर के अलग अलग प्रकार हैं, बहुत टायर जो है उसकी बनावट जो बाहर से संरचना होगी आप देखेंगे उस पर कुछ ना कुछ डिजाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो वो डिजाइनिंग नहीं होती है, वो एक्चुअली रोड पे चलने के लिए उसको किस तरह का ग्रिप चाहिए, इस हिसाब से इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग उसके ऊपर में डिजाइनिंग करते हैं ताकि रोड के साथ आपकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी बनी रहे। ठीक है, सो यहाँ उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्यूब टायर होता है, ट्यूबलेस टायर्स भी होते हैं। ट्यूब टायर में क्या होगा, अंदर ट्यूब डला हुआ रहेगा, उसके अंदर एयर फिलअप करेंगे और उसके वजह से जो बाहर का टायर है वो आपका सस्पेंड करेगा, मतलब वो आपका रेसिस्ट करेगा लोड्स को। ट्यूबलेस में क्या है, अंदर ट्यूब नहीं रहेगा, सिर्फ ट्यूब टायर में ही हम लोग क्या करेंगे, एयर के प्रेशर को इंसर्ट करेंगे और वही आपका बेसिकली काम करेगा। तो ट्यूब जिसमें नहीं है उसको ट्यूबलेस का है और जिसमें ट्यूब है उसको हम लोग ट्यूब टायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों की यूनिट 4 में आ जाएंगी। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टायर लाइफ। फैक्टर्स वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से एक टायर की लाइफ अफेक्ट होती है, कि वो कितने लंबे समय तक चलेगा या कितने कम लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो वो फैक्टर्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है अपने इस यूनिट में। फिर अगला जो आ जाता है व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जो व्हील्स हैं वो एक सीधी रेखा के अंतर्गत आ रही हैं कि नहीं, साथ ही साथ उनका जो बैलेंसिंग है चारों व्हील का वो भी करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजों इन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर ये चीजें सही नहीं हुई तो आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ही कम एफिशिएंसी देंगी, आपके पेट्रोल की खपत अधिक होगी, टायर की लाइफ कम होगी, और आप क्या करेंगे, दिन भर पैसे खर्च करते रह जाएंगे अगर सही से बैलेंसिंग नहीं होगी तो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर टायर की लाइफ बढ़ानी है, टायर का जल्दी से नुकसान ना हो, तो आप क्या कीजिए, बैलेंसिंग एंड जो अलाइनमेंट है उनको समय समय पे कराया कीजिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अपने यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है यूनिट 5, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। अब चीजें क्या हो गई, बहुत हद तक आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि अरे कार के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हम लोग ट्रांसमिशन को देख लिए, हम लोग सस्पेंशन को देख लिए, हम लोग कंट्रोल को देख लिए, अब क्या बचा, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम कि उस कार में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की जा रही है, जो गाड़ी में आप लोग की बत्ती जल रही है, बॉल जो है वो ऑन हो जा रहा है आगे, पूरी रोशनी हो जा रही है, रात के अंधेरे में भी आप लोग पूरे अच्छे से चले जा रहे हैं। ठीक है, कार की शीशे जो है ऊपर और नीचे हो रहे हैं सिर्फ एक स्विच दबाने से। ठीक है, डीपर का प्रयोग आप कर रहे हैं, पावर स्टीयरिंग का यूज हो रहा है। तो ये सारा चीज किस तरह से हो रहा है, ये सारा चीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के वजह से हो रहा है। आप उसमें बैटरी से जो वोल्टेज ले रहे हैं, बैटरी से जो करंट आपको मिल रहा है, उससे आप क्या क्या चीजें कार में करते हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें आ जाएगी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड बॉडी। बॉडी यानी कि जो बॉडी है, जो शरीर है कार की, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की सप्लाई किस तरह से की जाती है। तो इनको हम लोग पहले देख लेते हैं अपने इस फिगर से, या जो एक्टिविटी यहां पे की जा रही है। यहां पे आपको दिख रहा है कि एक लीवर है जो कि पुश हो रहा है, तो आपका एक सर्टेन पोर्शन एक्चुएट हो रहा है। मतलब एक लीवर अगर इधर हम लोग ढकेल रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, तो इस धक्के की वजह से यहाँ पे घूमना शुरू हो जा रहा है, और जैसे ही हम हटा रहे हैं तो वहां से वो हट जा रहा है। इसको इंगेज एंड डिसंगेज करना बोलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी चीज ऐसी है जो कि इसको पुश कर रही है, तो ये वाला आप देखिए, ये स्विच जैसे ही ऑन हुआ ये एक्चुएट हो गया, और इस एक्चुएशन के वजह से, एक्चुएशन का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। हम यहाँ से स्टार्ट किए तो ये क्या हो गया, इसको आगे पुश किया, इस पर पुश के वजह से ये पोर्शन आगे हुआ, और यहाँ पे जो है अल्टरनेटर जो है आपका काम करने लगता है। तो अल्टरनेटर यदि काम कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली बैटरी को चार्ज करेगा, और साथ ही साथ आपके गाड़ी में जो है लाइट्स को भी प्रॉपरली फंक्शन करवाते रहेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाता है। यहाँ पे भी देखिए ये स्टार्टिंग सिस्टम है, क्योंकि आप कार में चाबी डाल के इसको ऑन करते हैं, घुमाते हैं, तो वो स्टार्ट होता है। तो उस वक्त उसको कहाँ से एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो इंजन है उसको एक बार तो घुमाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप घुमाओगे नहीं तब तक इंजन स्टार्ट कैसे होगा, फंक्शन कैसे स्टार्ट होगा। तो वही घुमाने के लिए वहां एक मोटर लगा हुआ रहता है, जो कि इंजन को उतना टॉर्क प्रदान करता है, उतने टॉर्क पे वो स्टार्ट हो जाता है इंजन। इसीलिए इग्निशन के समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बैटरी की कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी रहे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, धक्का दे के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखा है हम लोगों ने कि हम लोग फंसे हुए कहीं पे, महात्मा गांधी सेतु पे बहुत जाम लगा हुआ है, और गाड़ी को धक्का देते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसी नौबत नहीं आए, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि समस्या कहाँ पे है। ठीक है, और उस समस्या का वो तुरंत निदान कर लेंगे वहां पे। तो चीजें आपकी इस यूनिट में इस तरह से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को और भी क्या चीजें पढ़नी है, यहाँ पे देखिए माइक्रो प्रोसेसर्स का भी प्रयोग करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, छोटे छोटे चिप्स लगे हुए रहते हैं, उन चिप्स की मदद से, किट में जो चिप्स लगा हुआ रहेगा उससे क्या होगा, हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को उसमें करवा सकते हैं। कार के अंदर में छोटा सा स्विच रहेगा, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डीपर का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कार में म्यूजिक सिस्टम जो लगा हुआ है उसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर्स का बहुत सारा काम है इसमें। ठीक है,
तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी उसमें कार में कौन सी यूज होगी, उसकी वर्किंग क्या है और उसकी बनावट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेटिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैटरी की रेटिंग्स होती है, वो कंपनी के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो रेटिंग देख के ही कार में उसका प्रयोग किया जाता है, या किसी भी गाड़ी में हम लोग रेटिंग देख के ही बैटरी का प्रयोग करते हैं। अगला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इग्निशन सिस्टम, यानी कि जो गाड़ी की जो इंजन वो स्टार्ट हो रही है उस वक्त हम लोग क्या मेथड लगा रहे हैं कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जा रहा है बैठे बैठे, छोटा सा चाबी घुमाया और गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, तो वो हमारा इग्निशन सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड सीडीआई इग्निशन इंजन इग्निशन सिस्टम की, ये दो तरह के इग्निशन सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम है, दूसरा सीडीआई इग्निशन सिस्टम है। तो इन सबको हम लोग डिटेल से अपने यूनिट 5 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा स्टार्टिंग सिस्टम, गाड़ी स्टार्ट कैसे हो रही है। इग्निशन सिस्टम से पहले स्टार्ट सिस्टम आएगा, तो स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाड़ी को, तभी इग्नाइट करेगा इंजन और वो काम करना शुरू करेगा। तो उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला डिस्कस करेंगे चार्जिंग सिस्टम, कि गाड़ी चलते वक्त चार्ज भी तो होना जरूरी है बैटरी का। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हो सकता है कि जब आप उस गाड़ी को बंद कर देंगे तो दोबारा जब स्टार्ट करना हो तो आपको 4 लोगों को बुलाना होगा, 5 लोगों की, भैया थोड़ा धक्का दो तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, बैटरी तो बैठ गया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि बैटरी जो है आपका डिस्चार्ज ना हो। और बैटरी कैसे चार्ज होता है, तो गाड़ी जब चलती है उस वक्त कंटिन्यूअस बैटरी में चार्ज भी होता रहता है अल्टरनेटर के थ्रू, और उस चार्जिंग की वजह से बैटरी हमारा कांस्टेंट जो सप्लाई है उसको देता रहता है। ठीक है। तो गाड़ी जब चलेगी तो साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज होगा। ठीक है। तो बैटरी की भी लाइफ बढ़ जाएगी, आपके कार की भी लाइफ बढ़ जाएगी। चलिए, और 4 लोगों को आपको बुलाना भी नहीं पड़ेगा, है ना। नहीं तो ऐसे में तो कोई धक्का देने से बहुत पीछे वो भागता है कि नहीं फ्री में हमको धक्का नहीं देना है यार, है ना। तो उस वक्त हो सकता है आपको कुछ पैसे भी लग जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारी जानकारियों को एकत्रित करके रखना है और उस जानकारी का प्रयोग उस वक्त करना है। ठीक है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा हो जाएगा वायरिंग सिस्टम। जो गाड़ी के अंदर वायरिंग सिस्टम होता है वो किस तरह से हम लोग उसके शरीर के बनावट के हिसाब से, जो गाड़ी का जो शरीर है, बॉडी है, उसके हिसाब से हम लोग वायर को मूव करवाते हैं, वायर को लेकर के जाते हैं। ठीक है। पतले पतले वायर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए भी वायर्स का किट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे वायर्स का प्रयोग करेंगे। या फिर जो गाड़ी की लाइट है उस तक वायर पहुँचाना जरूरी है। तो वो वायरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको पता भी नहीं चले कि आपके बगल से एक वायर गई हुई है। ठीक है। और आप आराम से पीछे एसी का हवा खाते हुए गाड़ी में सफ़र का मजा ले रहे हैं। तो ऐसे हम लोग गाड़ी का डिजाइनिंग करते हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप्स में भी हम लोग चीज़ों को आसान करते जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वायरिंग सिस्टम, जिसमें हार्नेसिंग एंड कलर कोड्स है। अब इतने वायर्स हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है कि वहां से जो वायर चला था अब यहाँ पे कौन सा वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कलर कोड कर देते हैं। ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये अलग अलग प्रकार के वायर्स होते हैं जो गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। सभी का मतलब अलग होता है, सभी का कनेक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमको समझने में आसानी होती है कि यहाँ से जो वायर चली थी रेड कलर की, वो हमारे वहाँ पे फाइनल जब हम लोग दूसरे जगह पे पहुँच रहे हैं, उस वायर का दूसरी छोर देख रहे हैं, तो वहाँ हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला था रेड कलर का, तो यहाँ भी रेड है, यानी इसी में कनेक्शन, इसी में सप्लाई आ रही है। चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी, आपको पहचानने में मुश्किल नहीं होगा। अगला जो पढ़ना है, फिर पढ़ना है लाइटिंग सिस्टम, जिसमें हेडलाइट्स हैं, टेल लाइट है, इंडिकेटर लाइट है और उसकी क्या सर्किट है। सर्किट का प्रयोग जहां भी होगा वहां माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाएंगे। यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग सर्किट्स का प्रयोग हम लोग करेंगे अपने कार के हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, इन सबको ऑन ऑफ करने के लिए। हेडलाइट आप समझ रहे हैं, आगे जो 2 लाइट्स लगे रहते हैं उनको हेडलाइट बोला जाता है। टेल लाइट यानी पीछे, गाड़ी के पीछे जो लाइट रहता है लंबा सा, उसको टेल लाइट बोलते हैं। वो जब भी आप ब्रेक को प्रेस करेंगे तो वो टेल लाइट जल जाएगा, यानी पीछे वाला व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा कि ब्रेक लग गया है, तो उसी हिसाब से वो भी गाड़ी चलाएगा। ठीक है। इसलिए रात के समय में ये सब लाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। फिर डिपर का भी प्रयोग करते हैं। डिपर में हम लोग लाइट जो आगे की तरफ फेंक रहा है
उसको हम लोग नीचे कर देते हैं, ताकि जो सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको समस्या ना हो। ठीक है। फिर इंडिकेटर लाइट है, इंडिकेटर लाइट से हम लोग क्या करते हैं, जिस तरफ मुड़ना है उस तरफ का लाइट जला देते हैं, तो वो भुक भाग ऐसे करने लगता है ना, ऑन ऑफ टाइप का एक पीला कलर का लगा रहता है लाइट। तो क्या होता है, जो आगे पीछे लोग चल रहे हैं गाड़ियों से, उनको पता चल जाता है कि आप राइट घूमेंगे या आप लेफ्ट घूमेंगे, है ना, तो वो उस हिसाब से अलर्ट हो जाते हैं और अपना फिर आगे का रास्ता वो तय करते हैं। तो लाइटनिंग सिस्टम में ये पढ़ना है। अगला पढ़ना है गेजेस। अब गेजेस जो हैं, बहुत प्रकार के गेजेस आएंगे उसके अंदर ऑटोमोबाइल में, जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे हम लोग। एक गेज होता है फ्यूल लेवल इंडिकेटर, मतलब कितना गाड़ी में तेल बचा हुआ है वो आपके ड्राइविंग सीट के पास में इंडिकेटर से पता चल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल लेवल इंडिकेटर। फिर ऑयल गेज होगा, वाटर टेम्परेचर गेज होगा। आजकल एसी के लिए जो गेज होता है वो एसी का टेम्परेचर बताता है, अंदर का तापमान कितना है या एसी का तापमान कितना है। तो वो ये सारे जितने भी हैं वो गेज हैं जो आपको डाटा बताते हैं। ठीक है, आपके गाड़ी के अंदर क्या प्रयोग हो रहा है, उसमें कितना खर्च हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है ना, आरपीएम कितने पे चल रहा है इंजन, ये सारा डाटा जो है गेजेस बताते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और सबसे अंत में यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हम लोग कंट्रोल सिस्टम में किस तरह से करते हैं, ये हम लोग अपने इस यूनिट में देखेंगे। ठीक है। तो अब कौन कौन सी किताबें आपके लिए जरूरी हैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, सभी चीजों को मैं समझाऊंगा, पर एक बुक तो आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास, कोई ना कोई भी बुक आप ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए एक बुक जो आती है वो आप ये बुक खरीद सकते हैं, के जैन आरबी अस्थाना। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं वो आपकी थोड़ी सिंप्लीफाइड वर्जन में है। दूसरा बुक जो है वो आप ले सकते हैं श्रीनिवासन का, ये भी बुक आपके मार्केट में अवेलेबल है आराम से, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स के रूप में। टीएमएच पब्लिकेशन का है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन एजुकेशन का है। चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। और थर्ड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ये किताब है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर जनरली ये फ्रंट पेज जो है ये वी गणेशन के लिए है। वी गणेशन का एक बुक आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, उसको यदि आप ले लेते हैं, वो बेसिकली आईसी इंजन से रिलेटेड है वी गणेशन, बट ऑटोमोबाइल के लिए भी वो आता है। अगर इससे भी आपको नहीं हो रहा है संतुष्टि, तो आप वी भंडारी का बुक ले सकते हैं, उस बुक का प्रयोग करें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, सो इन रेफरेंस बुक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने 5th सेमेस्टर एग्जाम्स के रिलेटेड के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो आपकी ख़त्म होगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऑटोमोबाइल को आपके जहन में पूरी तरह से बैठा दूं, आपको एक एक चीज़ बता दूं कि उस ऑटोमोबाइल में कौन कौन से ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जिसके वजह से वो ऑटोमोबाइल रन कर रहा है, वो ऑटोमोबाइल रुक रहा है, वो ऑटोमोबाइल बाएं जा रहा है, ऑटोमोबाइल दाएं जा रहा है, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे तो जाएगा नहीं। तो जितनी भी मोशंस हो रही हैं, जितनी भी मैकेनिज्म हो रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। एज एन इंजीनियर आप पूरी तरह से उसमें माहिर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।